Assalamu alaikum everyone. This is me Najmul Islam, presently studying in class 11th at Alpha Classes Handwara. I am here to deliver a presentation on an important topic of our organic chemistry, that is aromaticity. In simple words, किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी चेक करने का क्राइटेरिया एरोमेटिसिटी कहलाता है। लेकिन किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी चेक करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कौन से कंपाउंड्स होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स which are cyclic, conjugated, planar and contains 4n+2 pi electrons. एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो ये चार कंडीशंस फिल करें। अगर हमें किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड को क्लासिफाई करना है तो उसमें ये चार कंडीशंस होनी चाहिए। कौन कौन सी कंडीशन? पहली कंडीशन, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, यानी कि एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक रिंग शेपेड। जरूरी नहीं कि हमारे कंपाउंड में सिर्फ एक ही रिंग हो, एक से ज्यादा रिंग्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो कंपाउंड है वो साइक्लिक होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? कंपाउंड शुड बी कंजुगेटेड। कंजुगेटेड आपको पता है, जहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, या कुछ इस तरह से पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, या फिर लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज। इस तरह से अगर किसी कंपाउंड में बॉन्डिंग है तो उस कंपाउंड को हम कंजुगेटेड कंपाउंड कहते हैं। इसी तरह हमारी तीसरी कंडीशन है प्लेनर। प्लेनर यानी कि 2D स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसका मतलब है या तो sp हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए या फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारे कंपाउंड है उसमें 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सिर्फ हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, पूरे इलेक्ट्रॉन्स नहीं काउंट करने हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू आप कोई भी ले सकते हैं, where n is equal to 0, 1, 2, 3। आप n को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल n is equal to 0 तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 × 0 is 0 + 2 हो गया +2 pi इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह n की वैल्यू 1 लेंगे तो 6 pi इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह n की वैल्यू 2 लेंगे तो 10 pi इलेक्ट्रॉन्स। आप n को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं और जो भी आपको वैल्यू आ जाएगा वो वैल्यू आपके कंपाउंड में होनी चाहिए। जिस भी कंपाउंड में ये चारों कंडीशंस हो उस कंपाउंड को हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में याद रखनी है वो है एरोमेटिक कंपाउंड्स आर द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड्स। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। और द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स इज बेंजीन। एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स इज बेंजीन। इसी तरह हमारे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनमें भी 4 कंडीशंस हैं। पहले की 3 कंडीशन सेम है जैसे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में है, लेकिन जो 4th कंडीशन है वो यहाँ पर डिफर करती है। हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स में 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनमें 4n pi इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, where n is equal to 1, 2, 3, 4। कोई भी वैल्यू दे सकते हैं आप n की, लेकिन 0 नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम n की वैल्यू 0 लेंगे तो हमारी पूरी टर्म ही 0 आ जाएगी। इसी तरह अगर हम n की वैल्यू 1 लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 pi इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह n की वैल्यू 2 लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 pi इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह 3 देंगे तो 12 pi इलेक्ट्रॉन्स। आप n को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। गर्ल्स के अगर एक कंपाउंड में ये चारों कंडीशंस हैं तो वो कंपाउंड एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है, जो कि सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। इसलिए जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं।
We know that energy is inversely proportional to stability. इसीलिए जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ही कम स्टेबिलिटी होगी, और जितनी कम एनर्जी होगी उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी. तो जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो बहुत ही कम स्टेबल होते हैं. कम स्टेबल होने की वजह से इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है. इसीलिए जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो स्टेबल तो बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसीलिए इनमें एनर्जी भी बहुत ही कम होती है. एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हमारी केमिस्ट्री में हैं वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं. यानी कि अगर इन तीनों कंडीशंस में आपकी कोई भी कंडीशन फेल हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है. आपको ये बात याद रखनी है कि इन चारों कंडीशंस में कोई भी कंडीशन फेल नहीं होनी चाहिए. अगर आपको 3 कंडीशंस फुलफिल हो रही है और एक नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि वो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है. इसी तरह अगर यहाँ पर भी चारों कंडीशंस में कोई भी कंडीशन फेल हो गई तो इसका मतलब है कि वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है. इसका मतलब हुआ कि हमारी चारों की चारों कंडीशंस ही फुलफिल होनी चाहिए. इसके बाद अगर आपको किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी चेक करनी हो तो आप कैसे करें? पहले मैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिखती हूँ. एरोमेटिक कंपाउंड्स आर द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड्स देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, और सबसे कम स्टेबल कौन होते हैं? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स. जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो स्टेबल होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं तो रिजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन या इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से होते हैं, लेकिन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की से ज़्यादा स्टेबल होते हैं. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी भी एनोलिन की स्टेबिलिटी चेक करनी है तो आप कैसे करें? एनोलिन्स के बारे में आपको 3 बातें याद रखनी है. एनोलिन्स आर द साइक्लिक, कंजुगेटेड एंड विदाउट चार्ज कंपाउंड्स. ये 3 चीजें आपको एनोलिन के बारे में याद रखनी है. क्या क्या? एक तो साइक्लिक होते हैं, दूसरा कंजुगेटेड होते हैं, और तीसरी बात विदाउट चार्ज होते हैं. इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है 4 साइक्लिक एनोलिन. आपको इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है तो आप कैसे करेंगे? आपको इस तरह का कंपाउंड दिया गया है और आपको बताया गया है कि आप इसकी स्टेबिलिटी चेक करें, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको ये 3 चीजें याद रखनी है कि एनोलिन्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? साइक्लिक होते हैं, कंजुगेटेड होते हैं और विदाउट चार्ज होते हैं. इसके बाद आपकी जो तीसरी और चौथी कंडीशन है वो आप कैसे चेक करें? जो आपको ब्रैकेट में नंबर दिया गया है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड. यानी कि जो आपको कंपाउंड दिया गया है उसमें कितने कार्बन एटम्स हैं वो आपको ब्रैकेट में दिया गया होगा. तो चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं. 4 कार्बन एटम्स है, मतलब इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा. साइक्लिक मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि हमारे पास पहले ही कंडीशंस दी गई हैं कि एनोलिन साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं. दूसरी क्या है? कंजुगेटेड होते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि चार्ज नहीं दे सकते विदाउट चार्ज कंपाउंड्स हैं. अब आप आराम से इसकी स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं. देखिए साइक्लिक भी है, कंजुगेटेड भी है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है. कैसे? इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं. आप इलेक्ट्रॉन्स चेक करें. 1 2 3 4 पर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो एक कंपाउंड है वो एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है. जो हमारा 4 एनोलिन है ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि हाईली अनस्टेबल है. 4 एनोलिन को हम एक और नाम भी बोलते हैं साइक्लोब्यूटाडाइन. इसी तरह हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं 6 साइक्लिक एनोलिन. अगर आपको दिया गया है 6 साइक्लिक एनोलिन, यानी कि इस कंपाउंड में 6 कार्बन एटम्स हैं, तो इसकी एग्जांपल हमें आती है बेंजीन, जो कि आप जानते हैं बेंजीन इज द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड. तो बेंजीन क्या है? हमारा एरोमेटिक कंपाउंड. इसी तरह 8 एनोलिन, इसी तरह आप 8 एनोलिन की एग्जांपल लें. फॉर एग्जांपल ये हमारा 8 एनोलिन है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ऑक्टागोनल. 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर बन गया. यहाँ पर हम इसकी कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं.
अगर आप इस तरह से इस स्ट्रक्चर को चेक करेंगे तो आपको एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड मिलेगा, लेकिन जो एक्चुअल में 8 एनोलिन है वो एक एंटी एरोमेटिक नहीं बल्कि एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है 8 एनोलिन का वो टब लाइक है, कुछ इस तरह से। टब लाइक स्ट्रक्चर ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है, जिसमें से ये जो 4 कार्बन एटम्स है ये एक प्लेन पर होते हैं और जो ऊपर वाले 4 कार्बन एटम्स हैं ये प्लेन से ऊपर उठे होते हैं। आप सपोज करें कि ये बोर्ड आपके पास प्लेन है, इस पर 4 कार्बन एटम्स हैं और जो ये 4 कार्बन एटम्स हैं ये इस तरह बोर्ड पर है और जो बाकी के 4 कार्बन एटम्स हैं वो बोर्ड से बाहर है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर बन जाता है, जो कि हमारी ना ही एरोमेटिक के कंडीशंस में आता है और ना ही एंटी एरोमेटिक। दैट मीन्स कि ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके अलावा आपको जितने भी एनालिसिस दिए गए हों उसकी स्टेबिलिटी आप इस नंबर से चेक कर सकते हैं। अगर आपको ब्रैकेट में कोई भी नंबर दिया गया होगा दैट मीन्स कि उस कंपाउंड में उतने ही पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और पाई इलेक्ट्रॉन से आप आराम से चेक कर सकते हैं whether it's a aromatic compound or anti-aromatic compound. Now let's move towards applications of aromaticity. Applications. First application, to compare dipole moment. आपको एरोमेटिसिटी को डाइपोल मोमेंट के साथ कंपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 कंपाउंड्स दिए गए हैं। फर्स्ट कंपाउंड, इसी तरह सेकेंड कंपाउंड और इसी तरह थर्ड कंपाउंड। हमारे पास 3 कंपाउंड्स दिए गए हैं और हमें इन 3 कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी चेक करनी है। स्टेबिलिटी चेक करने के लिए आपको पहले ये बॉन्ड ब्रेक करना होगा। चलिए आप हमें बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर अगर हमें बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, बिकॉज वी नो दैट ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसी तरह यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पर भी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। अब आप इन कंपाउंड जो हमारे यहाँ पर 3 कार्बोकैटायन बन गए हैं इनकी स्टेबिलिटी चेक करें। यहाँ पर देखिए ये कंपाउंड साइक्लिक है लेकिन कंजुगेटेड नहीं है, तो इसका मतलब है ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। सेकंड की चेक करते हैं, ये कंपाउंड साइक्लिक है, ऑक्सीजन को छोड़कर आप सिर्फ इन कंपाउंड इन रिंग्स को चेक करना है। ये कंपाउंड साइक्लिक है, कंजुगेटेड भी है, कैसे पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी है। और पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी तरह तीसरे की चेक करें, साइक्लिक भी है, पहली 3 कंडीशंस तो ये फुलफिल करते हैं। चौथी कंडीशन चेक करते हैं, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। और स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लिखते हैं, दैट मीन्स सेकेंड कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट कंपाउंड देन थर्ड कंपाउंड। मैंने आपको पहले ही स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखाया था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स देन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये रहा हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब हमें ये देखना है कि हमारी स्टेबिलिटी का डाइपोल मोमेंट के साथ क्या कनेक्शन है। अब दूसरे कंपाउंड को देखें, जब इसने बॉन्ड ब्रेक किया तो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद वहां पर एक स्टेबल कंपाउंड बन गया। दैट मीन्स कि ये बॉन्ड ब्रेक करने के फेवर में है, मतलब कि ये खुद ही अपना बॉन्ड ब्रेक करना चाहता है। अगर ये खुद ही अपना बॉन्ड ब्रेक करना चाहता है मतलब ये अपना बॉन्ड आसानी से ब्रेक करेगा। जब यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा तो वहाँ पर पोलरिटी क्रिएट होगी, पोलरिटी क्रिएट होगी तो वहाँ पर डाइपोल मोमेंट हो जाएगा और जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट हो जाएगा उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब आप तीसरे कंपाउंड को देखें, वहाँ पर जब बॉन्ड ब्रेकेज हो जाती है तो वहाँ पर एक अनस्टेबल कंपाउंड बन जाता है। एक अनस्टेबल मतलब कि ये कंपाउंड बॉन्ड ब्रेक करने के फेवर में नहीं है, मतलब ये अपना
में बॉन्ड ब्रेक करना ही नहीं चाहेगा, और जब बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो वहाँ पर पोलैरिटी क्रिएट नहीं होगी, और जब पोलैरिटी क्रिएट नहीं होगी तो वहाँ पर डायपोल मोमेंट भी नहीं होगा, और जब डायपोल मोमेंट ही नहीं होगा तो वहाँ पर स्टेबिलिटी भी नहीं आएगी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। यानी कि जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा कंपाउंड डायपोल मोमेंट शो करेगा, जितनी कम स्टेबिलिटी होगी उतना ही कम कंपाउंड डायपोल मोमेंट शो करेगा। इसी तरह हमारी सेकेंड एप्लीकेशन है टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ कंपेयर करना है, यह हमारी सेकेंड एप्लीकेशन है। एसिड आपको पता है जो भी H पॉजिटिव दे वो एसिड कहलाता है। तो यहाँ पर हमें, और जो कंपाउंड जितनी जल्दी H पॉजिटिव देगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ का स्टेबिलिटी से क्या कनेक्शन है। ये हमारे 3 कंपाउंड्स हैं, हमें इनमें से H पॉजिटिव रिलीज करना है, तो इसके लिए हमें ये बॉन्ड ब्रेक करना होगा। अगर हम यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, इसी तरह ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, इसी तरह ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। यहाँ पर हमारे 3 कार्ब एनायन बन गए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब आप इन 3 कार्ब एनायंस की स्टेबिलिटी चेक करें। पहले की चेक करते हैं, ये एक पहली साइक्लिक तो है लेकिन कंजुगेटेड नहीं है, दैट मीन्स कि ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी तरह सेकंड की चेक करते हैं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, साइक्लिक भी है, कंजुगेटेड भी है और प्लेनर भी है। लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगी तो इसका मतलब होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हमें नेगेटिव चार्ज भी काउंट करनी है, दैट मीन्स यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन है। इसी तरह आप तीसरा कंपाउंड चेक करें। तीसरे कंपाउंड में पहली 3 कंडीशंस फुलफिल होती है, चौथी कंडीशन चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखते हैं, थर्ड कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट वन एंड फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, जो कि सेकेंड कंपाउंड है वो एक अनस्टेबल कंपाउंड है। तो आप देखिए, जब ये कंपाउंड H पॉजिटिव रिलीज करता है तो वहां पर एक स्टेबल कंपाउंड बन जाता है। इसका मतलब ये आसानी से अपना H पॉजिटिव रिलीज करेगा और आसानी से वही कंपाउंड H पॉजिटिव रिलीज करता है जो कि ज्यादा एसिडिक होगा। दैट मीन्स कि जो थर्ड कंपाउंड है वो बहुत ज्यादा एसिडिक है, किससे? फर्स्ट वन से, और फर्स्ट किससे ज्यादा एसिडिक है? सेकंड से। यानी कि सेकंड बहुत ही वीक एसिड है, क्योंकि ये अपना हाइड्रोजन जो H पॉजिटिव है वो उतनी जल्दी रिलीज नहीं करेगा। इस तरह हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। यानी कि जितना ज्यादा स्टेबल कार्ब एनायन बनेगा उतने ही ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा उस कंपाउंड में। यहाँ पर देखिए, जो थर्ड कंपाउंड है वो H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद एक स्टेबल कंपाउंड बनता है, दैट मीन्स कि वो उतना ही ज्यादा एसिडिक है। और जो सेकंड कंपाउंड है वो H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है, दैट मीन्स कि वो बहुत ही ज्यादा वीक एसिड है। तो ये रही हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी की रिलेशन, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। इसी तरह हमारी थर्ड एप्लीकेशन है to compare reactivity towards acids. एसिड्स में आप यहाँ पर कोई भी एसिड ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 कंपाउंड्स हैं जो कि अल्कोहल्स हैं। इसी तरह सेकेंड, थर्ड।
अल्कोहल्स OH नेगेटिव देते हैं और जो हमारे एसिड्स होते हैं वो H पॉजिटिव देते हैं। हमें यहाँ पर अल्कोहल्स की रिएक्शन एसिड के साथ करानी है। इससे पहले मैं आपको एक बेसिक रिएक्शन दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अल्कोहल है ROH और इसकी रिएक्शन हमें किसी भी एसिड से करानी है। कोई भी एसिड ले लो, HCl, HBr या H2SO4। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमें H पॉजिटिव मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर H पॉजिटिव है। जो H पॉजिटिव है वो एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एलिमेंट है। इसको इस वक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए और जो हमारा ऑक्सीजन है इस पर 2 लोन पेयर्स होते हैं। ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर्स होते हैं और जो हाइड्रोजन है इसके पास इस वक्त कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो जो ऑक्सीजन है वो अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को देता है और वो उसके साथ बॉन्डिंग करता है। तो यहाँ पर हमारी जो कंपाउंड बनेगा वो है R प्लस H2O। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाती हैं, जो कि पहले हाइड्रोजन पर थी अब ऑक्सीजन पर आ जाती है। और आप जानते हैं जब भी ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए वो बहुत ही अनस्टेबल बनता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है वो अपना पॉजिटिव चार्ज R को देता है। तो वहाँ पर कंपाउंड क्या बनता है R पॉजिटिव प्लस H2O। H2O बाहर निकलता है और वहाँ पर क्या रहता है R पॉजिटिव, जो कि हमारा अल्काइल ग्रुप है। जितने जल्दी R पॉजिटिव बनता है उतनी ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी और जितनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी उतना ही ज़्यादा कंपाउंड स्टेबल होगा। अब आप यहाँ पर ये चेक करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर H पॉजिटिव आ गया तो उसने इस OH नेगेटिव को अपने साथ निकाला तो यहाँ पर क्या बचा पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह ये भी बाहर निकलेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बचेगी। इसी तरह यहाँ पर भी OH नेगेटिव बाहर निकलेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बचेगी। जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बची तो अब आप खुद ही स्टेबिलिटी चेक करें। ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि कंजुगेटेड नहीं है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है। अब इसको चेक करें तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसको चेक करेंगे तो एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट देन थर्ड। अब आप देखें स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी का क्या कनेक्शन हो सकता है। आप दूसरे कंपाउंड को देखें। जब दूसरा कंपाउंड अपना OH नेगेटिव निकाल देता है तो वहाँ पर एक स्टेबल कंपाउंड बन जाता है। मतलब कि ये जल्द ही जल्द अपना OH नेगेटिव निकालना चाहता है खुद ही, क्योंकि वहाँ पर एक स्टेबल कंपाउंड बन जाता है। मतलब ये इसमें फेवरेबल है कि इसका OH नेगेटिव बाहर निकले। और हम जानते हैं जितनी जल्दी R पॉजिटिव बन जाएगा उतनी ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन भी होगी और जितनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी भी होगी। तो इसका मतलब जो हमारा सेकंड कंपाउंड है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है और इसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ही ज़्यादा है। तो रिएक्टिविटी और हम यहाँ पर लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सेकंड कंपाउंड इज मोर देन फर्स्ट इज मोर देन थर्ड। ये रहा हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर जो कि इन कंपाउंड्स का है। तो इसका मतलब ये हुआ रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the stability of ROH। ROH हमारा एक अल्कोहल है। अब यहाँ देखिए जब यहाँ से OH नेगेटिव बाहर निकलता है तो वहाँ पर एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है। मतलब कि ये कंपाउंड खुद ही अपना OH बाहर नहीं निकालना चाहेगा। जब OH बाहर नहीं निकलेगा तो इसका मतलब वहाँ पर R पॉजिटिव बनेगा ही नहीं। जब R पॉजिटिव नहीं बनेगा तो मतलब वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ज़्यादा नहीं होगी और अगर रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा नहीं है तो इसका मतलब ये कंपाउंड स्टेबल नहीं है। इसी तरह हमारी फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है वो है टू कंपेयर रोटेशनल एनर्जी बैरियर। रोटेशनल एनर्जी बैरियर आपको स्टेबिलिटी को रोटेशनल एनर्जी बैरियर के साथ कंपेयर करना है। व्हाट इज रोटेशनल एनर्जी बैरियर वो आपको मैं दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कंपाउंड है इस तरह से और दूसरा है हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं।
हमें इनकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, और स्टेबिलिटी चेक करने के लिए पहले हमें ये डबल बॉन्ड तोड़ना होगा, और जो एनर्जी हमें इस डबल बॉन्ड को तोड़ने में लगेगी उसी एनर्जी को हम एनर्जी बैरियर कहते हैं। ये डबल बॉन्ड, आप इस डबल बॉन्ड के देखिए, हम ये दो तरीके से तोड़ सकते हैं, या तो ऐसे या फिर ऐसे, क्योंकि दोनों तरफ से कार्बन एटम ही है। अगर इस तरह से तोड़ेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, और अगर इस तरह से तोड़ेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, आप देखें, पहले हम इस तरह से तोड़ेंगे, हमने इस तरह से बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गई। अब आप दोनों रिंग्स की स्टेबिलिटी चेक करें। फॉर एग्जाम्पल, आपने इस रिंग की स्टेबिलिटी चेक की तो ये एक एरोमेटिक रिंग है, और इस रिंग की स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो ये एक एंटी एरोमेटिक रिंग है, यानी कि हमारा कंपाउंड स्टेबल नहीं आ गया। अब दूसरी तरीके से बॉन्ड तोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने आप इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गई। अब आप इन रिंग्स की स्टेबिलिटी चेक करें। इस रिंग की स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो ये एक एंटी एरोमेटिक रिंग आ गया। अब इस रिंग की स्टेबिलिटी चेक करें तो ये एक एरोमेटिक रिंग है। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, ये रिंग एंटी एरोमेटिक है और ये रिंग एरोमेटिक। गरज के अगर हम किसी भी तरीके से बॉन्ड तोड़ेंगे तो कोई ना कोई एक रिंग एरोमेटिक और कोई ना कोई एक एंटी एरोमेटिक आ ही जाता है, मतलब कि अनस्टेबल कंपाउंड बन जाते हैं। अब यहाँ पर आप चेक करें, ये बॉन्ड भी हम दो तरीके से तोड़ सकते हैं, या तो ऐसे ब्रेक करें तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। इसी तरह अगर इस तरह से ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। पहले इस तरीके से ब्रेक करते हैं। अब आप इनकी स्टेबिलिटी चेक करें तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है क्योंकि साइक्लिक हैं, कंजुगेटेड हैं, और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी चेक करें तो ये कंपाउंड भी एरोमेटिक है। अगर हमने इस तरीके से बॉन्ड तोड़ा तो हमारे दोनों रिंग्स ही एरोमेटिक आ जाते हैं। अब आप दूसरे तरीके से बॉन्ड ब्रेक करें। फॉर एग्जाम्पल, हमने इस तरह से बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। अब आप इन दोनों रिंग्स की स्टेबिलिटी चेक करें। अगर हम इस रिंग की स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो ये एक एंटी एरोमेटिक रिंग है। अगर आप इस रिंग की स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो यहाँ पर भी ये एंटी एरोमेटिक रिंग है। अब आप ही बताएं, हम कौन सा कंडीशन प्रेफर करेंगे, एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक? तो जाहिर सी बात है एरोमेटिक ही करेंगे क्योंकि वहाँ पर स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो हम ये इस तरह से बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे, बल्कि हम वो वाली कंडीशन प्रेफर करेंगे जिसमें हमें एक स्टेबल कंपाउंड मिलता है। तो यहाँ पर जब हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो वहाँ पर हमें एक स्टेबल कंपाउंड मिलता है, लेकिन जब हम फर्स्ट कंपाउंड में बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो वहाँ पर हमें एक अनस्टेबल कंपाउंड मिलता है। फॉर एग्जांपल, मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक करने में x किलो कैलोरीज एनर्जी लगाई और इस बॉन्ड को ब्रेक करने में y किलो कैलोरीज। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x किलो कैलोरीज इज लेस देन y किलो कैलोरीज, क्योंकि जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो वहां पर एक स्टेबल कंपाउंड बनता है, मतलब कि ये कंपाउंड खुद ही आसानी से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। और जब ये आसानी से बॉन्ड ब्रेक करेगा मतलब कि हमें भी उतनी ही एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। और जो ये फर्स्ट कंपाउंड है इसमें बॉन्ड ब्रेक करने के बाद एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है, मतलब कि इसको बॉन्ड ब्रेक करने में हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। दैट मीन्स x इज लेस देन y। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रोटेशनल एनर्जी बैरियर is inversely proportional to the stability of the compound। जितना ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा उतनी ही कम हमें रोटेशनल एनर्जी भी लगानी पड़ेगी, और जितना कम स्टेबल कंपाउंड होगा उतनी ही ज़्यादा हमें रोटेशनल एनर्जी बैरियर लगाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर हमें एक अनस्टेबल कंपाउंड मिलता है तो मतलब कि हमें यहाँ पर उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, और यहाँ पर हमें एक स्टेबल कंपाउंड मिलता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर हमें बहुत ही कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। So friends, this brings me to the end of my presentation. I hope this presentation will help you so much. Very soon we will meet once again. Till then, Allah Hafiz.